पास के इलाके चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा और रायला जैसे इलाके मुगलों के हाथों में जाने लगे थे। मेवाड़ को भी अपने कब्जे में लेने की लालसा अकबर के मन में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब एक सवाल यहाँ पर उठ सकता है कि आखिर मेवाड़ में वो क्या खास बात थी जिसकी वजह से अकबर इसे अपने रियासत में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर दे रहा था। चलिए इसे भी जान लेते हैं। इसके पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला ये था कि अकबर जानता था कि पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसे अपनी रियासत के साथ साथ सैन्य शक्ति को भी मजबूत बनाना होगा, और उस समय जितने भी राजपूत साम्राज्य थे वे सभी अकबर के आड़े आ रहे थे। इसीलिए अकबर ने सबसे पहले राजपूतों के रियासतों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ रियासत अकबर के अधीनता को स्वीकार कर रही थी, वहीं कुछ रियासत को संधि प्रस्ताव के जरिए अपने साथ जोड़ लिया गया और कुछ रियासतों को अकबर ने वैवाहिक संबंध के जरिए अपनी रियासत के साथ जोड़ लिया। ऐसे में मेवाड़ एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और वह ना तो मुगलों से डरता था और न ही बादशाह अकबर से। इसी कारण से बादशाह अकबर मेवाड़ को अपने अंतर्गत लाना चाह रहा था ताकि बादशाह अकबर का साम्राज्य और भी शक्तिशाली बन सके। और दूसरा कारण था मुगल सल्तनत की राजनीति और अर्थव्यवस्था। मेवाड़ साम्राज्य मुगलों के राजपाट रणनीति के आड़े आ रहा था। चलिए इसे समझते हैं। दरअसल अकबर दिल्ली में राजगद्दी पर बैठकर अपने साम्राज्य को चला रहा था। दिल्ली और आगरा से गुजरात के बंदरगाहों तक और मालवा से दक्कन तक जितने भी अकबर के बड़े बड़े घुड़साल और मिलिट्री कैंप होते थे उनका रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता था। इसीलिए अकबर को उन कैंपों का संचालन करने के लिए मेवाड़ की रियासत से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा मुगलों के लिए व्यापार के प्रमुख मार्गों में से एक मार्ग मेवाड़ से ही होकर गुजरता था। इसीलिए अकबर के लिए और भी जरूरी था कि मेवाड़ को अपने अधीन कर ले ताकि उन्हें व्यापार आदि में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए, क्योंकि अकबर यह भली भांति जानते थे कि अगर मेवाड़ के मार्ग को राजपूतों द्वारा बंद कर दिया जाए गंदा पानी सल्तनत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अकबर मेवाड़ के साथ युद्ध कभी नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि मेवाड़ को बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी रियासत में शामिल कर लिया जाए। इसीलिए 1572 से लेकर 1576 तक 4 बार अकबर द्वारा मेवाड़ पर संधि प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन महाराणा प्रताप यह भली भांति समझ चुका था कि संधि प्रस्ताव के आड़ में अकबर मेवाड़ को अपने अधीन बनाना चाहता है, और यह सब महाराणा प्रताप को कभी भी मंजूर नहीं था। वे हर बार संधि प्रस्ताव को ठुकरा देते थे। उधर सत्ता से हटाए जाने की वजह से महाराणा प्रताप का भाई जगमाल सिंह बदला लेने के लिए जाकर अकबर के साथ मिल गया। इसके अलावा और भी लोग महाराणा प्रताप के विरुद्ध जाकर अकबर के साथ हो गए और आखिरकार युद्ध की परिस्थिति बन ही गई। महाराणा प्रताप ने अपनी आन बान शान के लिए युद्ध के रास्ते को चुना। अकबर द्वारा भी मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया गया। इस तरह यह युद्ध जून 1576 को राजस्थान के राजसमंद जिले में थन्नौर गांव से बलीचा गांव तक 6 किलोमीटर में फैले एक रण क्षेत्र में लड़ा गया था, जिसे हम हल्दी घाटी के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने घुड़सवार सैनिकों और भील समुदाय के धनुर्धर सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारा था। प्रताप की सेना की अगुवाई हकीम खां सूरी कर रहे थे। इसके अलावा इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से भील नेता राणा पूंजा भील, भामा शाह, ताराचंद, राम शाह तोमर, रामदश बदनौर, भीम सिंह डोरिया, झालामाल सिंह, झाला विधा, बच्छावत और जयमल मेहता आदि जैसे योद्धा शामिल थे। और दूसरी तरफ मुगलों के खेमे में राजा मान सिंह के अलावा जगन्नाथ कचवाहा, माधो सिंह कचवाहा, सैयद हाशिम, जगमाल सिंह, शक्ति सिंह और सगर आदि योद्धा शामिल थे। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही भयंकर तरीके से हुआ था। आपको बता दें कि बदौनी भी मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और आगे जाकर बदौनी ने मुंतखाब अत तवारीख में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया था। इस युद्ध में सैनिकों के साथ साथ जानवरों को भी अपनी जान बलिदान के रूप में देनी पड़ी थी। महाराणा प्रताप के प्रतापी घोड़े का नाम था चेतक। यह वही घोड़ा था जो अपने मालिक की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दिया था। युद्ध के पहले दिन ही महाराणा प्रताप मुगलों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके चलते कई मुगल सैनिकों के साथ बदौनी भी युद्ध छोड़कर भाग निकले। इसके बाद फिर से मुगल सेना को मजबूत बनाते हुए एक बार फिर से बनारस नदी के किनारे रक्तताल के मैदान पर युद्ध लड़ा गया। इसका भी नतीजा वही हुआ, मुगल सेना फिर से बिखर गई।
मान सिंह ने जैसे तैसे अपनी सेना में जोश भरा और फिर से युद्ध आरंभ किया। इस बार युद्ध में हाथियों को उतारा गया, इसीलिए इसे हाथी युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोनों पक्षों के योद्धा हाथियों के ऊपर चढ़कर युद्ध करने लगे। इस बार महाराणा प्रताप के हाथी कमजोर साबित हुए। अब महाराणा प्रताप के पास एक ही रास्ता था इस युद्ध को समाप्त करने का, और वो था मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे मान सिंह को मार गिराना। राजपूतों ने अपनी रणनीति बदली और मुगल सेना को चीरते हुए महाराणा प्रताप और कुछ प्रमुख योद्धा मान सिंह के समक्ष पहुंच गए। इधर महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर मान सिंह पर अपने भाले से वार करते हैं, लेकिन मान सिंह अपने हाथी के ऊपर होने के कारण बच जाते हैं, जिसके बाद महाराणा प्रताप का घोड़ा जख्मी हो जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि परिस्थिति को देखते हुए महाराणा प्रताप को समझा बुझाकर युद्ध से दूर भेज दिया जाता है और महाराणा प्रताप के मुकुट को झाला विदा पहनकर उनके स्थान पर युद्ध को जारी रखते हैं। मुगल सेना झाला विदा को महाराणा प्रताप समझकर उन पर हमला करने लगते हैं और महाराणा प्रताप की जान बचाते हुए झाला विदा हल्दी घाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रताप को अपने जख्मी घोड़े चेतक के साथ सुरक्षित जगह अपने मालिक को पहुंचाने के बाद चेतक अपने प्राण त्याग देता है। आज भी बलीचा नामक जगह पर चेतक की समाधि बनी हुई है। बताते चले कि हल्दी घाटी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी थी और अकबर भी उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने में नाकामयाब रहा। हालांकि मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर मुगलों ने कब्जा जरूर कर लिया था, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बाद आगे चलकर महाराणा प्रताप अरावली के पहाड़ियों में रहकर अपने बचे हुए साथियों की मदद से एक बार फिर से मजबूत साम्राज्य